बहरहाल स्कूल के पहले दिन मुझ पर जो गुजरी, इसके बाद मैंने घर आते ही अम्मी से साफ साफ कह दिया कि स्कूल के नाम पर आज मुझे जहाँ भेजा गया था, मैं दोबारा इस जगह हरगिज जाना पसंद नहीं करूँगा, क्योंकि वहाँ स्कूल जैसी कोई चीज़ है ही नहीं और सारे के सारे बच्चे नालायक हैं, किसी को कुछ नहीं आता जाता। और बच्चों की तो बात ही रहने दे, वहाँ तो मास्टर भी पूरे दिन सिर्फ एक ही लफ्ज़ अलिफ मद्दा मीम ही हमें रटाता रहा था। मैं तो साइकिल पर बैठकर जाने को रो रहा था, जबकि इस स्कूल में तो तांगे पर बैठकर जाना खुद तांगे की तौहीन थी। मैंने अम्मी से कहा मुझे वजो आपी के स्कूल जैसे स्कूल में दाखिल करवाएं, तांगा ना भी ना लगाएं तो कोई बात नहीं, मैं पैदल ही चला जाया करूंगा। अम्मी ने मुझे अपने पास बैठा लिया और मेरे बालों में उंगली से कंघी करते हुए मुस्कुराकर पूछा, आदि मेरा प्यारा राजा बेटा है ना। मेरे कान खड़े हो गए। अम्मी ऐसी बातें तभी करती थी जब उन्होंने मुझसे कोई अपनी बात मनवाना होती थी। अम्मी ने धीरे धीरे मुझे ये समझाने की कोशिश की वजो आपी जैसे स्कूल की फीस अब्बा के बस की बात नहीं, और फिर मेरे बड़े भैया और हमारा भी तो उर्दू मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं, इसलिए मुझे अब रोज़ाना इसी स्कूल जाना होगा जिसमें पढ़ने के लिए मैं आज गया था। मैंने जल्दी से इनकार में सर हिलाया और पैर पटके कि ये नामुमकिन है, लेकिन ये अम्मियाँ भी ना फ़ौरन ही अपने आंखों में आंसू भर लेती हैं और हम मजबूरन बच्चों को इनकी जिद के आगे हार मारना पड़ती है। सो एक बार फिर मुझे ही हार मारना पड़ी। अम्मी ने खुश होकर अपना मकसूद जुमला दोहराया, तुम देखना मैं अपने राजा बेटे के लिए कितनी अच्छी गुड़िया लेकर आऊंगी। पता नहीं वो गुड़िया कब आनी थी, लेकिन मुझे अगले ही दिन इसी स्कूल के यात्रा शुरू करना पड़ी। वक्त रफ्ता रफ्ता गुजरने लगा। पहली जमात खुदा खुदा करके खत्म हुई और बाइज्जत तौर पर दूसरी जमात में आ गया। अब इस पीली इमारत में रफ्ता रफ्ता मेरा दिल लगने लगा। फिर एक दिन मेरी जिंदगी का पहला सावन बरसा जिसने आगे चलकर मेरी जिंदगी में बहुत कुछ भिगो दिया। शायद मुझे वो पहली बारिश याद ना भी रहती अगर इस रोज वजो स्कूल से वापसी पर इतनी देर ना कर देती। हल्के झाड़ों का जमाना था। वजो आपी अपनी 9वीं और 10वीं जमात के मुश्तरका बोर्ड के इम्तहानात की तैयारी कर रही थी। गयास चचा इन दिनों हर लम्हे वजो आपी को नसीहतें करते दिखाई देते कि मैट्रिक का इम्तहान जिंदगी का सबसे अहम तालीमी मोड़ होता है और यही तालिब इल्म की मुस्तकबिल की राह मुतय्यन होती है वगैरह वगैरह। मैं और वजो आपी बज़ाहिर गयास चचा की मोटी मोटी बातें गौर से सुन रहे होते थे, लेकिन इनसे नजरें बचाकर हम यूं ही झुके सर एक दूसरे से इशारों से बातें करते और नमक लगाकर कच्चे बादामों की फलियां खाने के मंसूबे बना रहे होते थे। इस रोज सुबह होते ही आसमान पर शदीद बादलों के गोरे चिट्टे और सांवले खिलौने जोड़े मगरिब की जानिब से उमड़ने लगे थे। बादलों की सहेली हवा ने इन्हें आसमान की गोद में उड़ाए लिए फिर रही थी। फिर धीरे धीरे ये सारे शरीर एक जगह साथ जोड़कर बैठ गए ताकि जमीन वालों पर बरसें और फिर हम जमीन वालों को इस बरसती बारिश से बचने के लिए यहाँ वहाँ भागते देखकर हंसते रहें और खुशी से तालियां बजा बजाकर गिड़गिड़ाहट और बिजली की चमक पैदा कर सकें। मेरी नानी अम्मा हमेशा मुझसे कहती थी कि ये सारे बादल अल्लाह मियां के दुम्बे हैं। तो मुझे भी ऐसा ही महसूस होता था जैसे अल्लाह मियां एक बड़ा सा गिदड़िया होगा जिसके हाथ में बड़ी सी लाठी होगी और वह इस लाठी से अपने भेड़ियों और दुम्बों की इस रेवड़ को हाँकता पीटता होगा। कभी कभी तो मेरे जहन में खुद अल्लाह मियां की तस्वीर एक बड़े से बादल की सूरत में उभरती जो अपने चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए अपनी बड़ी बड़ी आंखें खोले जमीन से नीचे अपने बंदों को देख रहे होंगे। इस रोज भी हम सब जमात के बच्चों ने आसमान पर तैरती बदलियां देखकर गिड़गिड़ाकर और बाकायदा हाथ आसमान की जानिब उठाकर दुआएं मांगना शुरू कर दी थी कि या खुदा आज बारिश बरसा दे। हमारी रिकत अमेज दुआएं बारिश के रुमानी मौसम से लुत्फ अंदोज होने के लिए नहीं थी। बात सिर्फ इतनी सी थी कि हमारी क्लास की छत बारिश में इतनी तेजी से टपकती जैसे कोई छलनी पानी से भरी हुई हो और नतीजन मास्टर जी को बादल हादसा में छुट्टी देनी पड़ती थी क्योंकि बरसात के दिनों में हमें बाकायदा छतरी लेकर जमात में बैठना पड़ता था। या फिर हम सब बच्चे अखबार के कागज से तकोन जैसी टोपियां बनाकर सरों पर रख लेते और बारिश की टप टप पड़ती बूंदों को अपने सर पर ताल देते महसूस करते। ये क्लास की मौसीकी सुनना यूं भी हमारी मजबूरी थी क्योंकि तकरीबन हम सभी बच्चों के घरों में एक अदद छतरी थी जिस पर हमारे अब्बाओं का कब्जा रहता था। जब कभी धूप के दिनों में खुशकिस्मती वो छतरी हमारी पहुंच में आती तो मैं और मेरे दोस्त उसे खोलकर ऊंचाई से जंप लगाने का मुकाबला किया करते, लेकिन हमारी छतरी की अंदरूनी कड़ियां अक्सर हवा के दबाव के बायस उलटकर छतरी के प्याले को आसमान की जाने पलट देती और यूं छतरी का रुख ऊपर की जाने होता और हम सब जमीन पर औंधे मुंह गिर पड़ते। आखिरकार इस रोज भी हमारी दुआएं रंग ले आईं और आधी छुट्टी होने से पहले ही मूसलाधार बारिश बरसना शुरू हो गई। मास्टर साहब ने फौरन एक तेज सी जर्जरी लेकर खड़े हो गए क्योंकि आइन इनके सर के ऊपर पानी का एक तेज पर नाला गिरना शुरू हो गया था। सब बच्चे पंजों के बाल बैठे इन्हें इसी तरह उम्मीद भरी नजरों से देख रहे थे जैसे किसी रेस कोर्स ग्राउंड में रेस के इंतजार में घोड़ों पर बैठे जो कि इस शख्स को देख रहे हों जिसके हाथ में घोड़ों के आगे बढ़ने से रोकने वाले बांस का लीवर होता है। और फिर जैसे ही हमारे मास्टर जी ने बारिश और बादलों की शान में कुछ बुड़बड़ाकर बच्चों को इशारा किया तो सभी बच्चे वाकई किसी रेस के मैदान से निकले, घोड़ों की तरह कूदते भांते आवाज़ें निकालते क्लासरूम से निकल भागे। लेकिन मैं ऐसे मामलों में हमेशा काफ़ी साबिर शाकिर और आखिरी फर्द के भी बाहर निकल जाने का कायल रहा हूँ। तो आखिरी बच्चे के निकल जाने के बाद मैं भी बरसती बूंदों से बचने के लिए सर पर अपनी तख्ती रखे घर की जानिब चल पड़ा। तख्ती पर अभी कुछ ही देर मास्टर जी ने उर्दू में ला लिखवाई थी, लिहाजा कुछ स्याही के लफ्ज़ बारिश के बूंदों से धुलकर तख्ती से होते हुए मेरे गालों पर बहने लगे। बड़ी सड़क पर हस्बे मामूल बारिश के पानी का रेला आया हुआ था। ये पहाड़ों की बारिश का पानी था जो हमारे शहर में से होता हुआ गुजरता था। सड़क के दोनों जानब लोग खड़े थे। इस नदी वहाँ सड़क को पार करने वालों को तमाशा देख रहे थे। मोहल्ले के दीगर बच्चे इस शोर मचाते और अपने साथ सब कुछ बहाते पानी के अंदर अखबार और कागज की बड़ी बड़ी कश्तियां बनाकर फेंक रहे थे। मैंने दिल ही दिल में अल्लाह को याद किया, आंखें बंद करके 1 2 3 का भागते हुए सड़क पार कर ली। मोहल्ले में दाखिल होते ही सबसे पहले मेरी नजर गयास चचा के घर से निकलते फजलू बाबर पर पड़ी
पड़ी जो आसमान की जानब हाथ उठाकर जाने कौन सी दुआएं मांग रहे थे। मैं भागकर जल्दी से बारिश में पनाह लेते हुए इन तक पहुंचा। फजलू बाबा के चेहरे पर परेशानी के आसार नुमाया थे। पता चला कि इनकी चहेती वजह सुबह घर वालों के मना करने के बावजूद शदीद बारिश में तांगा मंगवाकर स्कूल चली गई थी। इनका इरादा इसी स्कूल वाले तांगे में वापसी का था, लेकिन अभी कुछ देर पहले तांगे वाले ने आकर घर में इतला दी कि वजह ने तो इन्हें स्कूल के गेट से ही वापस भेज दिया था, क्योंकि इनकी सहेलियों का इसरार था कि वो कुछ देर स्कूल में इनके साथ रहेंगी। इस वक्त हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी, लिहाजा तय ये पाया कि तांगे वाला दिन में 12 बजे के करीब इन्हें स्कूल से वापसी के लिए लेने आ जाएगा। लेकिन घंटा भर पहले शुरू होने वाली मूसलाधार झड़ी ने सारे शहर में ही अतल पतल कर दिया था और इस वक्त शहर की लड़कियों के बड़े स्कूल की जानिब जाने वाला हर रास्ता पानी के बड़े बड़े रेलों ने ढांप रखा था। लिहाजा टांगा किसी भी सूरत वजह आपी को लेने इनके स्कूल तक नहीं पहुंच सकता था। गयास से जब भी दौरे पर शहर से बाहर गए हुए थे। ऐसे में इस वक्त फजलू बाबा को और रास्ता कोई सुझाई नहीं दे रहा था। ऊपर से ये तूफानी बारिश जिसका जोर लम्हा व लम्हा बढ़ता ही जा रहा था। अब तो बारिश के साथ साथ कुछ वक्फों से बिजली के कड़कने की आवाजें भी इस तूफानी शोर में शामिल हो रही थी और दिन के वक्त भी घटातोप अंधेरा सा छाया हुआ था। वजह आपी की अम्मी सकीना खाला बेहद परेशान थी और बार बार बेचैनी से घर के दरवाजे तक आती, इस रास्ते पर नजर डालती जिस जानब वजह आपी का टांगा आया करता था और फिर रास्ता सुनसान पाकर बेचैनी और मायूसी से हाथ मलते हुए वापस अंदर चली जाती। बारिश के साथ साथ सर्दी की शिद्दत भी बढ़ती जा रही थी और धीरे धीरे मोहल्ले का कंपाउंड खाली होता गया और दोपहर 3 बजे तक मेरे और फजलू बाबा के अलावा बाकी सब लोग अपने अपने घरों को जा चुके थे। दरमियानी वक्फे में मैं चंद लम्हों के लिए बस्ता रखने के लिए घर भी गया, लेकिन जैसे ही अम्मी की नज़र चौकी में फिर बाहर भाग आया। अम्मी मुझे आवाज़ें देती रह गई, पर वो भी जानती थी कि बारिश के मौसम में मैं घर में टिक कर बैठ नहीं सकता। और फिर इस दिन तो बात ही कुछ ऐसी थी कि घर में रहना नामुमकिन सा था। 3:30 बज चुके थे और अब फजलू बाबा ने किसी भी सूरत खुद वजह आपी के स्कूल तक पहुंचने की ठान ली थी। हालांकि इस बुढ़ापे में इनकी हालत ऐसी ना थी कि वो इस तूफानी बारिश के थप्पड़ों और इन सैलाबी रेलों की तुगयानी को पार कर सकते हैं, लेकिन और कोई चारा भी नहीं था। इस दिन खुद मुझे अपने छोटे और कमजोर होने पर शदीद गुस्सा आ रहा था। मैंने दिल में पक्का तय कर लिया था कि जैसे ही मैं कुछ बड़ा हुआ खुद अपने पैसे जमा करके एक तांगा खरीद लूंगा, ताकि आइंदा कभी ऐसा मौका मिले तो मैं खुद जाकर वजह आपी को घर ला सकूं। इस दिन फजलू बाबा के साथ खड़े बारिश में भीगते हुए ख्यालों में जाने कितनी देर में वजह आपी को अपने टांगे पर बिठाए सड़कों पर घूमता रहा। बिलाखिर फजलू बाबा ने अपनी पुरानी और बुसीदा बरसाती के बटन कसे, सर पर बरसाती की टोपी ओढ़ी और छतरी उठाकर अल्लाह का नाम लेते हुए कदम बढ़ाए ही थे कि मोहल्ले के बड़े और साल खोटदा चौबी गेट से ताहिर भाई अपनी नई रेले साइकिल थामे अंदर आते हुए दिखाई दिए। वो बुरी तरह भीगे हुए थे और साइकिल पर सवार भी ना थे, क्योंकि शायद इतने तेज पानी में साइकिल की सवारी नामुमकिन थी। ताहिर भाई हमारे मोहल्ले के होनहार नौजवान थे और अभी हाल ही में उन्होंने 12वीं का इम्तिहान नहायत अच्छे नंबरों से पास किया था। इनके अब्बू मेरे अब्बा के साथ सरकारी मुलाजिम थे। इनकी शदीद ख्वाहिश थी कि इनका बेटा डॉक्टरी पढ़कर शहर का नामवर डॉक्टर कहलाए। ये नई साइकिल भी ताहिर भाई के अब्बा ने इनकी 12वीं जमात के नतीजे की खुशी में इन्हें दिलवाई थी। फजलू बाबा को यूं बरसती बारिश में मोहल्ले से बाहर जाते देखकर उन्होंने वजह पूछी तो जवाब में फजलू बाबा ने सुबह से लेकर अब तक की तमाम राम कहानी सुना दी कि वजह आप अभी तक स्कूल से वापस नहीं आई और सारा घर इनकी वजह से किस कदर परेशान है। ताहिर भाई ने एक नज़र सड़क पर बहते पानी के फेफड़े रेलों और दूसरी नज़र छाछों बरसाते आसमान पर डालते हुए पूछा, लेकिन आप इतनी दूर कैसे जाएंगे? बड़े स्कूल तक का तो सारा रास्ता पानी से गिरा हुआ है। फजलू बाबा ने गहरी सी सांस ली और बेचारगी से बोले, जाना तो पड़ेगा बेटा, वहाँ वजह बैठी हमारी राह तक रही होगी। अब तो शाम भी सर पर ठहरने को है। छोटी बेगम का घर में परेशानी से बुरा हाल है। फजलू बाबा न जाने क्यों सकीना खाला को छोटी बेगम कहा करते थे। मुझे तो सकीना खाला बिल्कुल भी छोटी नहीं लगती थी। फजलू बाबा की बात सुनकर ताहिर भाई ने एक लंबा सा हंगार भरा और पलट कर रेले की तुगयानी को आंखों ही आंखों में नापा। नहीं, आप इस तूफान में स्कूल तक नहीं पहुंच पाएंगे। मैंने आते हुए खुद बहुत सी जगहों पर लोगों को रास्ता पकड़कर रास्ता पार करते हुए देखा। आप यहीं रुकें, वजह को मैं स्कूल से लेकर आऊंगा। आप बस जरा मेरे घर में इतला करवा दीजिए, अम्मी मेरी राह तक रही होंगी। फजलू बाबा ने फौरन ताहिर भाई को हाथ उठाकर ढेरों दुआएं दे डाली। ताहिर भाई वहीं से उल्टे पैरों वजह आपी को लेने के लिए पलट गए। मैं जल्दी से भागकर ताहिर भाई के घर में इतला देकर पलट आया। अब मैं और फजलू बाबा पलके झपकाए बिना स्कूल की तरफ से आने वाली सड़क को यूं घूर रहे थे जैसे कुछ ही देर में वहां से कारून का कोई खजाना निकलने वाला हो। घंटा भर यूं ही बीत गया और फिर वो आखिरकार दूर से अपनी साइकिल थामे खरामन खरामन आते हुए नजर आए। वो जो आप इनके पीछे पीछे सर झुकाए कुछ डरी समी सी भीगी हुई चली आ रही थी। पता ये जला के जब ताहिर भाई ने लेने के लिए स्कूल पहुंचे तो स्कूल खाली हो चुका था और सिर्फ स्कूल का बूढ़ा चौकीदार वजह आपी की वजह से वहां रुका हुआ था। वजह आपी का परेशानी और खौफ के मारे बुरा हाल था। ताहिर भाई को आता देखकर इनकी जान में जान तो आई, पर इनके साथ यूं अकेले चल पड़ने में भी इनकी हया आड़े आ रही थी। वो ताहिर भाई से अच्छी तरह वाकिफ थी। इनकी शराफत लियाकत के किस्से तो सारे मोहल्ले में जुबान सदे आम थे, लेकिन फिर भी वो इनके लिए तो अजनबी ही थे। लेकिन इस वक्त इन दोनों के पास और कोई चारा भी नहीं था। पहले तो ताहिर भाई और वजह आपी बहुत देर स्कूल के गेट पर किसी तांगे या साइकिल रिक्शे का इंतजार करते रहे ताकि वजह आपी को इस पर सवार करवा कर ताहिर भाई खुद अपनी साइकिल पर इनके पीछे पीछे चल पड़े। लेकिन जब आधा घंटा गुजरने के बावजूद दूर दूर तक किसी सवारी का नामो निशान तक दिखाई ना दिया तो मजबूरन इन दोनों को पैदल ही घर की तरफ रवाना होना पड़ा। साइकिल पर सवारी का तो यूं भी कोई सवाल ही पैदा नहीं होता था, क्योंकि अव्वल तो आज तक वजह आपी कभी साइकिल पर सवार हुई ही नहीं थी। गयास चाचा के पास सुर्ख रंग की अटली की बनी हुई एक वेस्पा स्कूटर था जिस पर कभी कभी वो शाम को वजह आपी को सैर के लिए लेकर निकलते थे। इस वक्त अगर मैं भी कहीं मोहल्ले में नहीं दिखाई देता तो मुझे भी स्कूटर के अगले हिस्से में जहाँ सामान रखने की एक टोकरी सी बनी होती है वहाँ खड़ा कर लेते थे और मोहल्ले के गेट पर उतारते हुए आगे बढ़ जाते थे, क्योंकि मुझे गेट से बाहर जाने की इजाजत नहीं थी। लेकिन वजह आपी के साथ की हुई स्कूटर की चंद लम्हों की सवारी भी हफ्तों मुझे सरचार रखती थी।
ताहिर भाई को उम्मीद थी कि शायद रास्ते में सवारी मिल जाए, लेकिन इस बरसती शाम में तो कोई तांगा भी दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा था। बिलाकर तय यही पाया कि दोनों पैदल ही मुमकिन रास्तों से और पानी से बचते हुए घर की राह पकड़ लें, क्योंकि शाम धीरे धीरे ढलती जा रही थी। अब वहाँ खड़े रहकर मजीद इंतजार करना सिर्फ और सिर्फ वक्त बर्बाद करने के मुतरादिफ था। जब वो दोनों मोहल्ले के गेट से अंदर दाखिल हुए तो शाम के 5 बज चुके थे और दोनों ही सर से पांव तक पानी में शराबूर थे। वो जवाबी को तो बाकायदा छींके आना शुरू हो चुकी थी और ताहिर भाई की हालत भी कुछ अच्छी ना थी। फजलू बाबा ने ताहिर भाई से बहुत कहा कि सकीना खाला ने घर में इन दोनों के लिए गर्मा गर्म जो शानदार तैयार कर रखा है वो पीते जाएं, लेकिन ताहिर भाई मुस्कुराकर टाल गए। घर के दरवाजे से अंदर दाखिल होते हुए वज्जो आपी ने मुड़कर एक लम्हे को पलकें उठाई और धीरे से ताहिर भाई से शुक्रिया कहा। जवाब में ताहिर भाई ने सिर्फ सर हिलाकर ही रह गए। अगला एक हफ्ता दोनों ही अपने अपने घरों में नज़ले जुकाम और बुखार की कैफियत में बिस्तर से लगे रहे, लेकिन इस वक्त कौन जानता था कि वज्जो आपी और ताहिर भाई की ये पहली और बीगी सी मुलाकात अगले चंद हफ्तों में दोनों को एक ऐसे जज्बे से भगोकर शराबूर कर देगी जिसकी सीलन जिंदगी की आखिरी सांस तक इनके दिलों के बंद कमरों में घुटन पैदा करती रहेंगी।